हेलो एवरीवन, लूसेंट टेरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके डीएसएसबी एग्जाम में पूछे गए भाषा से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको भाषा के अंदर किन चीजों को पढ़ना होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको सबसे पहले भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 को पढ़ना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में किस चीज का उल्लेख है, तो यहाँ पे आपको राजभाषा का उल्लेख किया गया है। किसका? राजभाषा का। राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसके तहत राजकाज का कार्य संपन्न होता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जिससे ऑफिशियल कार्य संपन्न होते हैं, हम उनको राजभाषा कहते हैं। फिर आपको 8वीं अनुसूची के तहत वर्णित 22 भाषाओं को पढ़ना होता है। स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। फिर उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, इन 3 संविधान संशोधन के तहत 1, 3 और 4 यहाँ पे 8 भाषाओं को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। फिर आपके एग्जाम में विभिन्न राज्यों की बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है लेप्चा कहाँ की भाषा है, नीशी कहाँ की भाषा है, कोक बरोक कहाँ की भाषा है, मीजो कहाँ की भाषा है, लुशई कहाँ की भाषा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं हम नेबरिंग कंट्री को देखें तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है पश्तो कहाँ की भाषा है, दारी कहाँ की भाषा है, जोंखा आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा। आपसे पूछा जाता है मैंडारिन कहाँ की भाषा है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में भाषा से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद आपको भाषा परिवार को पढ़ना होता है, और भाषा परिवार के अंदर आपको मेनली 4 भाषा परिवार को पढ़ना होता है। हिंद यूरोपीय या फिर हिंद यूनानी जिसे बोलते हैं, या फिर भरूपीय यानी भारतीय यूरोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक। बस इन 4 परिवार भाषाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में संस्था और उसके मुख्यालय और उसकी स्थापना कब हुई थी, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इन सभी पॉइंट को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के भाग 17 को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिसके तहत राजकाज के कार्य संपन्न होते हैं, यानी कि ऑफिशियल कार्यों में हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और ये अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 में वर्णित है। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ यानी कि केंद्र की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और शासकीय प्रयोजनों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा। यहां तो आपको समझ आ गया होगा कि राजभाषा हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी है, यानी कि जो लिखते हैं हम वो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। लेकिन आपको ये नहीं समझ आया होगा कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप। तो मैं आपको समझाता हूं। ऐसा माना जाता है कि जो अंकों की उत्पत्ति है वो भारत से ही हुई है। हमारे भारत में 1 को ऐसे लिखा जाता है। हिंदी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे लिखते हैं और फिर 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे लिखते हैं और फिर 10 को ऐसे लिखते हैं। वहीं आप अंतर्राष्ट्रीय अंकों को देखेंगे तो वो फिर ऐसे लिखे जाते हैं 1, 2, 3। ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये देखिए उत्पत्ति कहां से हुई है? भारत से। ये भारतीय अंकों का ही तो अंतर्राष्ट्रीय रूप है, तो कहा गया है हम इन अंकों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद 343 का 2 ये कहता है कि संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, संविधान आरंभ कब हुआ था? 1950 में। उसके बाद 15 वर्ष यानी कि 1965 तक हम शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। कब तक? 1950 से 1965 तक, यानी कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक ऑफिशियल कार्यों में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे हम हिंदी का उत्थान करेंगे। ये अनुच्छेद 343 का 2 कहता है। वहीं आपके एग्जाम में मैंने देखा है कि अनुच्छेद 343 का 3 भी पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 343 का 3 कहता है जरूरत पड़ने पर 1965 के बाद भी कुछ कार्यों में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। क्या कहता है ये? जरूरत पड़ने पर कुछ कार्यों में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे 1965 के बाद भी। चलिए अब अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और इस राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, फिर उसके 10-10 वर्ष बाद। संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। 1950 के 5 वर्ष बाद और फिर उसके 10-10 वर्ष बाद, यानी 1955 में, फिर 1965 में, फिर 1975 में। इस तरीके से संविधान लागू होने के 5 वर्ष, फिर उसके 10-10 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। पहली राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में किया गया था।
डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 344 के 4 को। इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा राजभाषा के लिए। राजभाषा के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के 4 में है, जिसमें 30 सदस्य होंगे। कितने सदस्य? 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। पहला भाषा पर आधारित संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। पहला राजभाषा से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। राजभाषा से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 345 में कहा गया है राज्य की राजभाषा, यानी राज्य किस भाषा में अपना राजकीय काम करेगा, उस भाषा का जिक्र अनुच्छेद 345 में किया गया है। जैसे केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। यूपी की भाषा कौन सी है? हिंदी। यानी यूपी के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं? हिंदी भाषा में। और केरल के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं? मलयालम में। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा होगा? तो वो अनुच्छेद 345 में वर्णित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 346। इसमें कहा गया है एक राज्य दूसरे राज्य से या फिर एक राज्य केंद्र से किस भाषा में पत्राचार्य संचार करेंगे, उसका उल्लेख अनुच्छेद 346 में किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दो राज्यों के बीच या एक राज्य और केंद्र के बीच पत्राचार्य संचार की भाषा किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 346 में। अगला अनुच्छेद है 347। 347 कहता है कि जन समुदाय द्वारा बोले जाने वाली किसी भी भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये कोई राज्य है, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, यहाँ पे कोई और भाषा बोली जा रही है, यहाँ पे कोई और भाषा बोली जा रही है और यहाँ पे कोई और भाषा बोली जा रही है और यहाँ पे कोई और भाषा बोली जा रही है। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी और इसको मान लेता हूँ डी। अब होता क्या है कि इस बी भाषा को उस राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी जाती है। क्या बाकी जो क्षेत्र है वहां पे जो भाषाएं बोली जा रही है, क्या उनको आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए आवाज नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी। अब आपको मैं सिक्किम का एग्जांपल दिखाता हूं। सिक्किम की आधिकारिक भाषा कितनी है? 4। कौन कौन सी? पहली तो है सिक्कीमीज, ठीक है, पहली तो है सिक्कीमीज, फिर अंग्रेजी, फिर नेपाली और फिर लेप्चा। कौन सी? लेप्चा। ये 4 भाषाएं वहां की है। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो वही यहां पे कहा गया है कि किसी जन समुदाय द्वारा अगर लगता है उनको कि उनकी भाषा को तवज्जो दिया जाए, उनकी भाषा को शासकीय मान्यता दी जाए, तो इस पर विचार कौन करेगा? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 348 कहता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट और संसद में प्रस्तावित होने वाले अधिनियम या फिर विधेयक, वहां पर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? वहां पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 348। आपके एग्जाम में मैंने स्पेशली अनुच्छेद 348 का फर्स्ट का ए देखा था। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां कौन सी भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में। अनुच्छेद 350 कहता है लोक शिकायत की भाषा। मान लीजिए आप केरल में रहते हैं और आप किसी काम से यूपी आए। केरल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मलयालम। और यूपी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। केरल की मलयालम, यूपी की हिंदी। अब आप किसी काम से यूपी आए और यूपी में आने के बाद आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, किसी के साथ झगड़ा हो गया और अब आपको जाना पड़ा थाना। आप किसी थाने में गए, वहां पे जाने के बाद आप वहां के जो अधिकारी हैं उनको कह रहे हैं कि आप मेरा रिपोर्ट लिखिए। आपको भाषा कौन सी आती है? मलयालम। वहां जो अधिकारी बैठे हैं उनको कौन सी भाषा आती है? हिंदी। तो क्या वो आपका रिपोर्ट लिखने के लिए बाध्य हैं? तो बिल्कुल बाध्य हैं। अनुच्छेद 350 के तहत कहा गया है कि लोक शिकायत यानी लोगों की जो शिकायत है वो किसी भी भाषा में दर्ज होगी। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए विदेश से कोई यहाँ घूमने आता है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है या उसका कोई सामान चोरी कर लेता है या उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, उसको तो हिंदी नहीं आती या फिर उसको तो बंगला नहीं आता, उसको मलयालम नहीं आती, उसको तो अपने देश की भाषा आती है, हमारे देश की तो कोई भी भाषा नहीं पता है उसे।
अब वो यहाँ पर आने के बाद अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो क्या वो रिपोर्ट लिखवा सकता है? बिल्कुल लिखवा सकता है, और उस पर कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई जो होगी उच्चतम न्यायालय के अंदर वो केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 350 का क कहता है प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा है, वो आपको मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी। अगला अनुच्छेद है 350 का ख। यहाँ पे बोला गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की जरूरत पड़ी क्यों? तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो ये एक राज्य है, ये कोई भी स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अलग भाषा बोल रहे हैं। इनकी संख्या एज कंपेयर टू इसके ज्यादा है। ये मान लो ए भाषा बोलता है, ये बी भाषा बोलता है, ये सी भाषा बोलता है, और ये डी भाषा बोलता है। तो अब बोला गया है जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक ही है ना, क्योंकि इनकी तो मेजोरिटी है और ये माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इनको कोई प्रताड़ित ना करे, इनको कोई परेशान न करे, भाषा के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव न हो, उसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर इस अधिकारी को लगता है कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है भाषा के आधार पर, तो ये सीधा रिपोर्ट करेंगे राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उस पर एक्शन लेगा। अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ यानी केंद्र का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। इसीलिए तो हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं जो भाषा से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई, और ये किसके कहने पर किया गया था? मुंशी अयंगार। किसके कहने पर? मुंशी अयंगार के कहने पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। और मान्यता मिली कब? ये मिली 26 जनवरी 1965 को। देखिए यहाँ तो बोल दिया कि ठीक है हम हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे देंगे, लेकिन इसको मान्यता मिली कब? 26 जनवरी 1965। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई थी। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? पहला राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। जब किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसके कुछ मापदंड होते हैं कि कितने लोग उस भाषा को बोल रहे हैं, उसके लिए उस भाषा के लिए मांग उठ रही है या नहीं उठ रही है। तो ऐसे कुछ मापदंड होते हैं। तो उन मापदंड को तैयार करने के लिए और अधिक भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 2 समिति का गठन किया गया था। एक पहवा समिति जो 1996 में बनी थी, और एक सीताकांत मोहपात्रा समिति। ये कब बनी थी? 2003 में। चलिए अब अनुच्छेद 120 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद के सभी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में संपन्न होंगे, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से संसद का कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी भाषा नहीं आती, वो किसी पिछड़े जिले से आता है और वो संसद का सदस्य बन चुका है, तो क्या वो संसद में अपनी मातृभाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी होगी। यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में संसद को संबोधित कर सकता है। वहीं इसका उल्टा अनुच्छेद 210, इसमें कहा गया है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में कौन से सदन आते हैं? एक विधान परिषद आता है और एक विधानसभा आता है। तो विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष, इनकी अनुमति से राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपनी मातृभाषा में विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को पढ़ते हैं। आज हम 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखिए, आपको 22 की 22 भाषाएं याद होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो 8वीं अनुसूची के अंदर अधिसूचित लैंग्वेज है वो इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको यदि 22 की 22 भाषाएं पता नहीं होंगी तो आप इस टाइप के प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये सभी लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है,
यदि आपको पता ही नहीं है कि लैंग्वेज के टाइप्स भी होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा क्लासिकल लैंग्वेज, आपसे पूछा जाएगा कि ट्राइबल लैंग्वेज कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची के तहत जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई, आपसे पूछा जाएगा 15वीं भाषा कौन सी थी, 16वीं भाषा कौन सी थी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आपको जब तक 22 की 22 भाषाएं याद नहीं होंगी तो आप इस टाइप के प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको 22 की 22 भाषाएं मुंह जुबानी याद करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। फिर उसके बाद 3 संविधान संशोधन हुए जिसके तहत 8 और भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसलिए वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आपसे पूछेंगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो सबसे पहले हम इन 8 भाषाओं को याद कर लेते हैं, उसके बाद हम ये बाकी बची 14 भाषाओं को याद करेंगे। याद करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये भाषाएं जुड़ी कब और कैसे। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसी कारण आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में जुड़ने वाली 15वीं भाषा कौन सी थी? तो वो थी सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा, जो कि भारतीय संविधान में जुड़ने वाली 15वीं भाषा थी। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, किसको? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2003 में हुआ। ध्यान रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ, जिसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। किसको? डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ये संविधान संशोधन हुआ तो 2003 में था, लेकिन ये भाषाएं भारतीय संविधान में जुड़ी कब? ये जुड़ी 2004 में। कब? 2004 में। ये जो 4 भाषाएं आप देख रहे हैं ऊपर, ये डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं भारतीय संविधान में जुड़ी कब? 2004 में। संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। आपसे यहाँ पे एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कौन सी जनजातीय भाषा या फिर आदिवासी भाषा है? तो वो कौन सी है? वो है 2। एक है बोडो और एक है संथाली। कौन सी? एक है बोडो और एक है संथाली। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में। संथाली कहाँ बोली जाती है? संथाली आपके झारखंड, उड़ीसा और कुछ बिहार का भी क्षेत्र ले लीजिए, वहां पे आपको संथाली भाषा देखने को मिलेगी। तो जो अभी हमने 8 की 8 भाषाएं देखी, इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो इन भाषाओं को याद रखने का ट्रिक है सेंधा नमक DBMS। क्या? सेंधा नमक DBMS। सेंधा से सिंधी, सेंधा से सिंधी, नमक के न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, क से कोंकणी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोंकणी किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की भाषा है। डी से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंधा नमक DBMS, सेंधा से सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, DBMS से डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो अभी हमने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 8 भाषाएं बाद में जुड़ी थी उनको याद कर लिया। तो अब बची कितनी? 14 भाषाएं। तो अब हम इनको याद करते हैं। इन भाषाओं को याद करने के लिए आपको एक गाना याद रखना है जो कि आपने बचपन में कई बार सुना होगा और अभी भी आप सुनते आ रहे होंगे। वो गाना क्या है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा का। क्या? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा का। पंजाब से पंजाबी, सिंध से सिंधी, गुजरात से गुजराती, मराठा से मराठी। द्रविड़ दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं, यानी ये भाषा परिवार है, भाषा नहीं है। समझ में आया? और उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है। आप मुझे ये बताइए कि उत्कल दिवस, क्या उत्कल दिवस कब मनाते हैं? उत्कल दिवस कब मनाते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बंगा से बंगाली, के से कश्मीरी, ए से असमिया। के से कश्मीरी, ए से असमिया, यानी द्रविड़ और उत्कल कोई भाषा नहीं है, इसी कारण हमने यहाँ नीचे भाषा नहीं लिखी है। तो यहाँ पे हमने कितनी भाषाएं याद कर ली? 1, 2, 3, 4,
5 और 6। सिंधी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जुड़ने वाली भारतीय संविधान की ये 15वीं भाषा थी। तो अभी हमने किन किन भाषाओं को पढ़ लिया? हमने पढ़ा सेंधा नमक, DBMS और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा का। हमने क्या पढ़ा? सेंधा नमक, DBMS, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा का। तो अभी हमें कितनी भाषाएं याद हो गई? तो अभी हमें 14 भाषाएं याद हो गई। तो अब हम बाकी बची 8 भाषाओं को याद करते हैं। 8वीं अनुसूची की बाकी बची 8 भाषाओं में से 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा भी प्राप्त है, यानी ये 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं और इन्हें शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा भी प्राप्त है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शास्त्रीय भाषा कहते किसे हैं। शास्त्रीय भाषा हम उन भाषाओं को कहते हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है और जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो वो भाषाएं हैं कौन कौन सी? वो हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इनको याद रखने का ट्रिक है, तुम संस्कारी कान में तेल मलो। तुम से तमिल, संस्कारी से संस्कृत, संस्कारी से संस्कृत, कान से कन्नड़, कान से कन्नड़, तेल से तेलुगु, तेल से तेलुगु, मल से मलयालम और ओ से उड़िया, ओ से उड़िया। मैंने आपको क्या बताया? तुम संस्कारी कान में तेल मलो। तुम से तमिल, संस्कारी से संस्कृत, कान से कन्नड़, तेल से तेलुगु, मल से मलयालम, ओ से उड़िया। आपको इनको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? वो थी तमिल। दूसरी संस्कृत। आपसे पूछेंगे सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो पहली शास्त्रीय भाषा होगी वही होगी। तो पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? वो थी तमिल। आपसे पूछेंगे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वो है उड़िया। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके एग्जाम में यहां से दूसरा टाइप पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ईयर वाइज। किस वर्ष किस शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इनको याद रखने का तरीका है, आप यहां लिखिए 2004। क्या लिखेंगे आप? 2004। और यहां लिखिए 2014। क्या लिखेंगे? 2014। 2004 से आप एक आगे बढ़िए यानी 2005। आप 2014 से एक पीछे आइए यानी कि 2013। फिर उसके बाद 2 बार आप 2008 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? 2 बार 2008 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने आपको ट्रिक बताया, तुम संस्कारी कान में तेल मलो, उसको लिखिए तुम से तमिल, तुम से तमिल, संस्कारी से संस्कृत, संस्कारी से संस्कृत, कान से कन्नड़, कान से कन्नड़, तेल से तेलुगु, तेल से तेलुगु, मल से मलयालम, मल से मलयालम, ओ से उड़िया, ओ से उड़िया। अब यदि आपसे कोई भी कहीं से कैसा भी प्रश्न पूछ ले, आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं पूछूं 2004 में कौन सी शास्त्रीय भाषा इंप्लीमेंट हुई थी? तो वो थी तमिल। आपसे पूछा जाए कि 2008 में कितनी शास्त्रीय भाषाएं इंप्लीमेंट हुई थी? वो हुई थी 2, एक कन्नड़ और एक तेलुगु। आपसे पूछेंगे 2014 में कौन सी शास्त्रीय भाषा इंप्लीमेंट हुई थी? वो हुई थी उड़िया। कौन सी? उड़िया। 2013 में मलयालम। तो आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था सेंधा नमक, हमने क्या पढ़ा था? सेंधा नमक DBMS। क्या पढ़ा था? सेंधा नमक DBMS। आपको ऐसे ही याद रखना है। पहले याद रखना है सेंधा नमक DBMS, फिर उसके बाद याद रखना है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा का। उसके बाद हमने पढ़ा तुम संस्कारी कान में तेल मलो। यहां पे हमने 8 भाषाओं को याद किया। कितनी भाषाओं को? 8 भाषाओं को। और यहां पे हमने 6 भाषाओं को याद किया। कौन कौन सी? पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, कश्मीरी, असमिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तुम संस्कारी कान में तेल मलो, जिसके तहत हमने तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इन 6 भाषाओं को याद किया। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को। तो अब कितनी भाषाएं हो गई? 6, 6, 12, 8, 20। हमने 20 भाषाएं याद कर ली। कितनी? 20 भाषाएं हमने याद कर ली। अब बची बाकी 2 भाषाएं। जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था उस समय भारत में जो सबसे मेजॉरिटी जनसंख्या थी वो थी हिंदुओं की, और जो सेकंड मेजॉरिटी जनसंख्या थी वो थी मुस्लिम कम्युनिटी की। किसकी? मुस्लिम कम्युनिटी की। हिंदुओं में सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। कौन सी? हिंदी। और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? वो है उर्दू। इसी कारण हमने भारतीय संविधान को लागू होने के समय 2 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा। किसको? हिंदी और उर्दू को। और ऑलरेडी हम 20 भाषाएं देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं याद हो चुकी होंगी। यदि आपको ये 22 की 22 भाषाएं याद हो चुकी हैं तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम
भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को पढ़ेंगे। अलग अलग राज्यों की अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आधिकारिक भाषाएं कहते किसे हैं। किसी भी राज्य का ऑफिशियल कार्य जिस भाषा में संपन्न होता है या फिर प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में संपन्न होता है उसको हम उस राज्य की आधिकारिक भाषाएं कहते हैं। जैसे बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। यानी कि उस राज्य की जितनी भी आधिकारिक कार्य होंगे वो कौन सी भाषा में संपन्न होंगे? हिंदी भाषा में। राजस्थान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। राजस्थान के जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो कौन सी भाषा में संपन्न होंगे? हिंदी भाषा में। इसीलिए तो जब राजस्थान का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो कौन सी भाषा में आता है? हिंदी भाषा में। तो आपके एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कोक बरोक। कोक बरोक कहां की भाषा है? नीशी कहां की भाषा है? लूशई कहां की भाषा है? लूशई कहां की भाषा है? इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग प्रश्न बनते हैं। फिर पूछेंगे बोडो कहां की भाषा है, डोगरी कहां की भाषा है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा वो 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को पढ़ा। लेकिन अब हम अलग अलग राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अलग अलग राज्यों की आधिकारिक भाषाओं को पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये ऊपर की भाषाओं से आएंगे। कौन से? ये तो साउथ वाले। कौन से? ये साउथ वाले और ये नॉर्थ ईस्ट वाले। यहाँ पे आपको गोवा की भाषा पूछ लेंगे। आपको यहाँ पे उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा पूछ लेंगे। आपको यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग। बस यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है जम्मू कश्मीर की भाषा से। कहां से? जम्मू कश्मीर की भाषा से। तो आपको बस इन पे ज्यादा फोकस करना है। आपको बस इन पे ज्यादा फोकस करना है। और एक क्वेश्चन बनेगा कि कितने राज्यों की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पे मेनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल इनको याद रखना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इन दोनों राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है और दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। ठीक है, पहली आधिकारिक भाषा तेलुगु, दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू। केरल की मलयालम है जो कि मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। फिर उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं जहां की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। असम की असमिया, बोडो और बंगला। बंगला यहाँ की सहायक राजभाषा है। कौन सी? सहायक राजभाषा। तो आपको ये भी याद रखना है। मणिपुर की मणिपुरी है। मेघालय की अंग्रेजी है। और गारो और खासी यहाँ की सहायक राजभाषा है। कौन सी? गारो और खासी। मिजोरम की मिजो आधिकारिक भाषा है और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। मिजो भाषा को ही लूशई भाषा के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लूशई किस राज्य की भाषा है? तो किस राज्य की भाषा है लूशई? लूशई है मिजोरम की। नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं 4 है। कौन कौन सी? एक है लेप्चा, दूसरी है नेपाली, तीसरी है अंग्रेजी और चौथी है सिक्कीमीज। और त्रिपुरा के अंदर 3 आधिकारिक भाषाएं। कौन कौन सी? कोकबरोक, बंगला और अंग्रेजी। कोकबरोक, बंगला और अंग्रेजी। सिक्किम के अंदर 4 आधिकारिक भाषा, त्रिपुरा के अंदर 3 आधिकारिक भाषा। आपको यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है कि असम और मणिपुर इन 2 राज्यों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है। किसकी? असम और मणिपुर की। बाकी सभी राज्यों की आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी है। आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी है, मेघालय में अंग्रेजी है, मिजोरम के अंदर अंग्रेजी है, नागालैंड में भी अंग्रेजी है, सिक्किम में भी अंग्रेजी है और त्रिपुरा में भी अंग्रेजी है। बस केवल असम और मणिपुर में अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कोंकणी जो है वो गोवा की आधिकारिक भाषा है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग। नेपाल के करीब होने के कारण यहाँ पे चाय के बागानों में काम करने के लिए नेपाल से लोगों को बुलाया जाता है, जिसके कारण नेपाली यहाँ की एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है उर्दू और पहली हिंदी है। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है और पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कितने राज्यों की आधिकारिक भाषा हिंदी है? तो वो है 9 राज्यों की। कितने? 9 राज्यों की आधिकारिक भाषा हिंदी है और एक यूनियन टेरिटरी। वो कौन सी? दिल्ली। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। कितने परसेंट? 43.63%। कितने? 43.63%। दूसरे नंबर पे है बंगला, तीसरे नंबर पे है मराठी, चौथे नंबर पे है तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। 5वें नंबर पे है तमिल और 6ठे नंबर पे है गुजराती। कौन सी? गुजराती। ठीक है, पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगला, तीसरे नंबर पे मराठी। आपको बस ये 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? हिंदी, बंगला, मराठी। पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे बंगला और तीसरे नंबर पे मराठी। और आपको ये नंबर भी याद रखना है, 43.63%। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। कहाँ की? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है वो है संस्कृत। तो पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। और संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कब बनी थी? वो बनी थी 2010 में। आप मुझे एक और स्टेट बताइए जिसकी दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इनकी दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। पहली आधिकारिक भाषा हिंदी। तो संस्कृत कब इंप्लीमेंट हुई थी दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में? ये इंप्लीमेंट हुई थी 2019 में। कब? 2019 में। गढ़वाली भाषा उत्तराखंड की लोकप्रिय भाषा है, लेकिन आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है, लोकप्रिय भाषा है। डोगरी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। कौन सी? डोगरी। उर्दू नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? नस्तालिक लिपि में, जो कि फारस और अरब की एक लिपि का रूप है। और हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी। देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। और ये कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर, यानी इधर से इधर की ओर। और उर्दू इधर से इधर की ओर लिखी जाती है। और कौन सी लिपि में? नस्तालिक लिपि में, जो कहां से ली गई है? अरब और फारस की एक लिपि का रूप है। समझ में आ गया? मिजो भाषा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये मिजोरम की आधिकारिक भाषा है। और इसी भाषा को लूशई भाषा के नाम से जाना जाता है। किसको? मिजो भाषा को। नीशी अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति द्वारा बोले जाने वाली एक भाषा है। बोडो और संथाली, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये आदिवासी या जनजातीय भाषा है। कौन सी? बोडो या संथाली। ईसाई धर्म पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में यहाँ मेजोरिटी में है। ये कौन सा? ईसाई धर्म यहाँ पे मेजोरिटी में है। तो यदि मेजोरिटी में है तो यहाँ पे कौन सी आधिकारिक भाषा होगी? यहाँ पे आधिकारिक भाषा होगी इंग्लिश। अब आपके एग्जाम में नेबरिंग कंट्री से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंका। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है जोंका। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है पश्तो और दारी। कौन सी? पश्तो और दारी। चीन की आधिकारिक भाषा है मैंडेरिन, जो कि विश्व की सबसे लोकप्रिय भाषा है दूसरे नंबर पे। कौन सी? मैंडेरिन। और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली और तमिल। कौन सी? सिंहली और तमिल। तो यदि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है। तो जनजातीय भाषा कौन सी है? संथाली और बोडो। संथाली और बोडो। बोडो कहाँ की भाषा है? ये है असम की। कहाँ की? असम की। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। ये भाषाएं लागू कब हुई? ये हुई 2004 में। और इस समय, जिस समय 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। याद कीजिए, DBMS, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में बोडो और डोगरी भाषाओं को निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 में। यह संविधान संशोधन हुआ कब था? 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 15वीं भाषा कौन सी है? तो वो है सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था? ये नमक को जोड़ा गया था, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था? DBMS। DBMS किसको? DBMS, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजातीय भाषा को 2004 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ध्यान रखिएगा, 2004 में। तो 2004 में किसको जोड़ा गया था? 2004 में तो हमने DBMS को जोड़ा है। किसको? DBMS, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। और इनमें से जो जनजातीय भाषा है वो कौन सी है? वो है बोडो और संथाली। कौन सी? बोडो और संथाली। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सी है, तो यहाँ पे संथाली ऑप्शन में दिया गया है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पेयर 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सेंधा नमक, सेंधा नमक, DBMS। सेंधा से सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और DBMS से डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो ये देखिए, मैथिली यहाँ पे है और सिंधी यहाँ पे है। सिंधी कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, जो कि भारतीय संविधान की 15वीं भाषा थी। और मैथिली कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, जिसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। और ये भाषाएं भारतीय संविधान में लागू कब हुई थी? ये हुई थी 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? वो आंसर है तुलु, क्योंकि तमिल और मलयालम ये तो आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन सी? शास्त्रीय भाषाएं। याद कीजिए, तुम संस्कारी कान में तेल मलो। तुमसे तमिल, संस्कारी से संस्कृत, कान से कन्नड़, तेल से तेलुगु, मल से मलयालम, ओ से उड़िया।
ठीक है। और हमने एक गाना भी सीखा था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा का, तो पंजाब से पंजाबी। तो आंसर क्या हुआ? तुलु। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट के अंदर नेपाली एक प्रचलित भाषा के रूप में बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दार्जिलिंग, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में जब चाय की खेती होती है तो चाय के बागानों में काम के लिए लोगों को नेपाल से हायर किया जाता है। इसी कारण यहाँ पे जो सबसे लोकप्रिय भाषा है वो है नेपाली। उर्दू भाषा अपनी लिपि निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त करती है? उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? नस्तालिक लिपि में। कौन सी? नस्तालिक लिपि में। कौन सी लिपि में? नस्तालिक लिपि में, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और ये लिपि ली कहां से गई है? ये लिपि ली गई है अरब और फारस की लिपि से। कहां से? अरब और फारस की लिपि से। इसका आंसर क्या होगा? अरबी और फारसी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है नस्तालिक लिपि में। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट कितने हैं? वो है 3। कौन कौन से हैं? वो है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है उत्तराखंड की इनमें से कौन सी भाषा लोकप्रिय है, तो इनमें से कौन सी भाषा लोकप्रिय है? वो है गढ़वाली। खासी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। मीठी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है इंडिया की। फिर उसके बाद बोला गया है कि बंगाली जो है सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है इंडिया की। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला गया है गुजराती थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। ये गलत है। गुजराती सिक्स्थ मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। सबसे पहले नंबर पे है हिंदी, फिर उसके बाद है बंगाली, फिर उसके बाद है मराठी, फिर उसके बाद है तेलुगु, फिर उसके बाद है तमिल, फिर उसके बाद है गुजराती। यानी कि छठे नंबर पे है गुजराती। पहले नंबर पे हिंदी, फिर बंगला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, उसके बाद गुजराती। यहाँ पे आपको कुछ भाषाएं दी गई है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार की भाषा है। अबुझमारिया, गारो, अरिया, संथाली। तो क्या ये क्लासिकल लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? वो है तुम संस्कारी कान में तेल मलो, तुम से तमिल, संस्कारी से संस्कृत, कान से कन्नड़, तेल से तेलुगु, मल से मलयालम, ओ से उड़िया। तो ये उनमें से कोई भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। क्या ये फॉरेन लैंग्वेज है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो फॉरेन लैंग्वेज है ही नहीं। तो आप फंसेंगे कहाँ? यहाँ और यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संथाली है, इसी कारण। तो क्या ये भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है? बाकी ये जो भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं। यानी कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये ट्राइबल लैंग्वेज है। तो हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 2 ट्राइबल लैंग्वेज कौन सी है? एक है संथाली और एक है बोडो। कौन सी? संथाली और बोडो। नीशी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है नीशी जनजाति द्वारा। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत। इंप्लीमेंट कब हुई थी? 2010 में। हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो भी है संस्कृत। इंप्लीमेंट कब हुई थी? वो हुई थी 2019 में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। कौन सी? हिंदी। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो आपको मैंने क्या बोला था? सेंधा नमक डीबीएमएस। आपको ये जरूर याद रखना है। आपके एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन ये सेंधा नमक डीबीएमएस से पूछते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सेंधा से सिंधी कहीं है? सिंधी नहीं। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और डीबीएमएस से डोगरी, बोडो, मैथिली और ये रही संथाली। तो इनमें से आंसर क्या होगा? खोरठा। खोरठा कहाँ बोली जाती है? कोई मुझे बताएगा? ये बोली जाती है झारखंड वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मिजोरम की एक आधिकारिक भाषा है, वो कौन सी है? मीजो। और मीजो को हम किस नाम से जानते हैं? मीजो को हम जानते हैं लूशई भाषा के नाम से। कौन सी? लूशई भाषा के नाम से। कोकबरोक कहाँ की भाषा है? कोकबरोक त्रिपुरा की भाषा है। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? डोगरी। कोंकणी कहाँ की भाषा है? कोंकणी है गोवा की। कहाँ की? गोवा की। बोडो कहाँ की भाषा है? बोडो है असम की भाषा। सिक्किम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिक्किम के अंदर 4 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी? 4। कौन कौन सी? पहले तो है सिक्कीमीज। कौन सी? सिक्कीमीज। फिर उसके बाद है नेपाली। कौन सी? नेपाली। फिर है इंग्लिश। फिर उसके बाद है लेप्चा। कौन सी? लेप्चा। तो यहाँ पे देख लीजिए इन चारों में से ऑप्शन क्या है? सिक्कीमीज है? नहीं है, तो ये हट गया। नेपाली है? ये भी नहीं है, ये भी हट गया। इंग्लिश है? बिल्कुल है, यानी आंसर इंग्लिश है। गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यह है कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं 3 है।
ये याद रखना। त्रिपुरा की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 3 हैं। कौन सी? कोकबरोक, बंगला और नेपाली। कोकबरोक, बंगला और नेपाली। चलिए अब हम भाषा परिवार को पढ़ते हैं। और भाषा परिवार पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए कि परिवार किसे कहते हैं? परिवार हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे हमारे जैसे सिमिलर लोग रहते हैं, जिनमें हमारे जैसी सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे उनके भी 2 पैर होते हैं, उनकी भी 2 आंखें होती है, उनके भी 2 हाथ होते हैं, जो हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं, जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। ठीक उसी तरीके से भाषाओं को भी उनके परिवार में वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्गीकरण उनके बोलने के तरीके से, उनके व्याकरण के तरीके से और उनके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तरीके से उनको वर्गीकृत किया गया है। यानी कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हुई कि भाषा परिवार किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम भाषा परिवार को पढ़ते हैं। मेनली आपको भारत के अंदर 4 भाषा परिवार को पढ़ना होता है। पहला इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आग्नेय भाषा परिवार और चौथा चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंडो यूरोपीय या हिंद यूरोपीय को हम हिंद यवन या हिंद यूनानी भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपको भरोपीय भी देखने को मिलेगा। क्या? भरोपीय, यानी कि भारतीय प्लस यूरोपीय। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है, मैथिली किस भाषा परिवार से संबंधित है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और ध्यान रखना, ये जो ऊपर के 2 हैं, एक इंडो यूरोपीय और एक द्रविड़, मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 क्वेश्चन इन 2 भाषा परिवार से आएंगे। 90 क्वेश्चन। और आपके 9 क्वेश्चन यहां से आएंगे और 1 क्वेश्चन यहां से आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इंडो यूरोपीय और द्रविड़। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन 2 भाषा परिवार पे करना है। वैसे पढ़ना हमें इन चारों को है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब हम इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा को पढ़ते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। कौन सी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। क्यों सबसे बड़ी भाषा परिवार है? क्योंकि भारत के अंदर 73 से 75% जनसंख्या इसके अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उनका प्रयोग करती है। इसी कारण ये भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। और इसके अंदर भाषाएं कौन कौन सी आती है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगला और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या आपको याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, लेकिन मैं आपको इसको याद रखने का एक तरीका बताऊंगा और उसके बाद आप कभी इन भाषाओं को नहीं भूलेंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है कि हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। यानी कि हिंदी की मदर कौन है? संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से। तो आपको इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय भाषा समझ में आ गया। वैसे मैं अभी आपको याद कराऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब हम पढ़ते हैं द्रविड़ भाषा परिवार को। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार। और इसके अंदर दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, कर्नाटक के अंदर कन्नड़, केरल के अंदर मलयालम, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु और तेलंगाना के अंदर भी तेलुगु, तो ये सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर बोली जाती है। वहीं तुलु भाषा, ये कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में बोला जाता है। ये भाषा भी इसी परिवार के अंदर सम्मिलित है। और वहीं ब्रहुई भाषा, ये आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये भी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये तुलु और ब्रहुई आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको दक्षिण भारत की सारी भाषाएं पता है, बस ये 2 भाषाएं आपको नहीं पता है, इसलिए आप इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। फिर आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आग्नेय परिवार भाषा को पढ़ना होता है। इसके अंदर बस आपको 4 भाषाएं याद रखनी है। कौन सी? हो, मुंडारी, संथाली और कोरकू। हो, मुंडारी, संथाली और कोरकू। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 90 क्वेश्चन आपके इन 2 भाषा परिवार से पूछे जाएंगे और वहीं 1 क्वेश्चन यहां से आएगा और 9 क्वेश्चन यहां से आएगा। तो समझ गए कि कौन इंपॉर्टेंट है? 90 क्वेश्चन यहां से, 1 क्वेश्चन यहां से और 9 क्वेश्चन यहां से। यदि 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कौन इंपॉर्टेंट है? इंडो यूरोपीय और द्रविड़ भाषा परिवार। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें इंडो यूरोपीय और द्रविड़ भाषा पे ही करना है। यदि आपको ये 2 भाषा परिवार समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इन भाषाओं को पहचान सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आग्नेय परिवार भाषा के अंदर हो, मुंडारी, संथाली और कोरकू भाषा को रखा गया है। मुंडारी को ही हम मुंडा भाषा भी बोलते हैं। कौन सी भाषा? मुंडा भाषा।
फिर हम पढ़ते हैं चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार। यह भाषा परिवार सबसे छोटा भाषा परिवार है। कौन सा? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज। सबसे बड़ा कौन सा है? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? वो है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनको सम्मिलित किया गया है। इसका अपवाद है असमिया, यानी कि असमिया इसके अंदर नहीं है। तो असमिया कहां है? असमिया है इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। इसको आप याद रख लीजिएगा कि असमिया भाषा इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसका संबंध चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको मैप के थ्रू ये सारी भाषाएं याद कराता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत, यानी कि यहां से लीजिए, गोवा को छोड़ देना है। गोवा दक्षिण भारत का पार्ट नहीं है, गोवा को छोड़ देना है। गोवा को छोड़ने के बाद आप यहां तक आइए। यहां तक जितना भी क्षेत्र है, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां पे जितना भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? द्रविड़। कौन सी? द्रविड़। कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़, तो कन्नड़ कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़। केरल में बोला जाता है मलयालम, तो मलयालम कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़। तमिलनाडु और पांडिचेरी में बोला जाता है तमिल, तो तमिल कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है तेलुगु, तो वो कौन सी भाषा से संबंधित है? वो भी द्रविड़ भाषा से संबंधित है। यहां केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में तुलु भाषा बोली जाती है, तो वो कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? वो भी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सी? तुलु। ठीक है। और यहां अफगानिस्तान के क्षेत्र में ब्राहुई, कौन सी? ब्राहुई भाषा बोली जाती है, तो वो कौन से परिवार से संबंधित है? वो भी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। बस आपको ब्राहुई याद रखना है और तुलु को याद रखना है कि ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो इतना समझ में आ गया कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर कौन सी भाषाएं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर कौन सा देश है? तिब्बत। कौन सा देश है? तिब्बत। और तिब्बत पर किसका शासन है? चाइना का। तो इधर जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वो कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? वो है चीनी तिब्बत भाषा परिवार से। कौन सी? चीनी तिब्बत भाषा परिवार से संबंधित है इधर की भाषाएं। इधर है म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तिब्बती बर्मीज, कौन सी? तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से कौन सी भाषा संबंधित है? तो इधर जितनी भी भाषाएं होंगी वो तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से संबंधित होंगी। आपके एग्जाम में या तो चीनी तिब्बत आपको ऑप्शन में मिलेगा या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि तिब्बती बर्मीज भाषा की उत्पत्ति चीनी तिब्बत भाषा से हुई है। समझ में आया? यानी कि ये इसका बच्चा है। चीनी तिब्बत का बच्चा कौन है? तिब्बती बर्मीज। यानी आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। तो समझ में आ गया। तो अब हम इधर की भाषाओं को देखते हैं। यहां अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था कि नीशी जनजाति रहती थी जो नीशी भाषा बोलती थी। नीशी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? वो है चीनी तिब्बत भाषा परिवार की। फिर इसी जगह मोनपा जनजाति रहती है और मोनपा भाषा का प्रयोग करती है। तो मोनपा भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो भी चीनी तिब्बत भाषा परिवार से संबंधित है। फिर यहाँ पे आदि ट्राइब रहती है जो कि आदि भाषा को बोलती है, तो वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो भी चीनी तिब्बत भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, तो वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो या तो आपको ऑप्शन में चीनी तिब्बत मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में तिब्बती बर्मीज मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर है तिब्बती बर्मीज, क्योंकि ये बर्मा की साइड में है। यहाँ मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है जिसको हम लूशई भाषा के नाम से जानते हैं। तो लूशई भाषा या मीजो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो भी तिब्बती बर्मीज या फिर तिब्बती चाइनीज भाषा से संबंधित है। त्रिपुरा में कोकबरोक बोला जाता है। जो कोकबरोक है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो है चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से। यहाँ असम के अंदर मैंने आपको बताया कि असमिया को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की सभी भाषाएं आपकी चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से संबंधित है। यहां असम में बोडो भाषा बोली जाती है। तो बोडो भाषा कहां बोली जाती है? वो इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि बोडो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो भी चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। यहां सिक्किम में बोला जाता है लेप्चा। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? लेप्चा। तो लेप्चा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो लेप्चा भी चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई कि चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती भाषा परिवार से कौन कौन सी भाषाएं संबंधित है। यहां उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, क्या मैंने बताया? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ पार्ट में, मतलब छोटे छोटे एरिया में कुछ कुछ भाषाएं बोली जाती है जो मैंने आपको बताई थी। वो कौन सी बताई थी? मैंने आपको बताई थी हो। कौन सी? हो। फिर बताई थी कोरकू। कौन सी? कोरकू। और फिर बताई थी मुंडा या मुंडारी। और फिर मैंने आपको बताई थी संथाली। कौन सी बताई थी मैंने आपको? संथाली। ये सभी भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? ये हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आग्नेय परिवार भाषा की। तो इतना क्लियर हुआ कि ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर आग्नेय परिवार भाषा की कौन सी भाषाएं हैं? हो, कोरकू, मुंडा और संथाली।
दक्षिण भारत की द्रविड़, नॉर्थ ईस्ट की चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज, और ऑस्ट्रो एशियाटिक की है हो, कोरकू, मुंडा, संथाली। अब जितना भी क्षेत्र बच गया इसके अंदर जितनी भी भाषाएं आएंगी वो कौन से परिवार से आएंगी? वो आएंगी हिंद यूरोपीय या फिर इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से। तो अब हम इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय भाषा परिवार को देखते हैं। यहाँ कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी और डोगरी। तो वो किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? वो होंगी इंडो यूरोपीय या हिंद यूरोपीय या फिर भरूपीय परिवार से। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, तो वो किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? हिंद यूरोपीय, भरूपीय या फिर इंडो यूरोपीय परिवार से। यहाँ राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी, तो राजस्थानी किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय, हिंद यूरोपीय या फिर भरूपीय। यहाँ गुजरात में बोली जाती है गुजराती, तो गुजराती किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय, हिंद यूरोपीय या फिर भरूपीय। यहाँ महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, तो मराठी किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय, हिंद यूरोपीय या फिर भरूपीय। यहाँ गोवा में बोली जाती है कोंकणी, तो किस भाषा परिवार से संबंधित होगी कोंकणी? हिंद यूरोपीय, इंडो यूरोपीय या फिर भरूपीय। और यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? हिंद यूरोपीय, भरूपीय या फिर इंडो यूरोपीय परिवार भाषा से। यहां हमने उत्तराखंड में पढ़ा था कि गढ़वाली भाषा बोली जाती है, तो गढ़वाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? हिंद यूरोपीय, इंडो यूरोपीय या फिर भरूपीय। अभी अभी हमने पढ़ा है कि हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। यदि हिंदी हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित है तो संस्कृत भी तो हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित होंगी। यहाँ उड़ीसा के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया, तो उड़िया भी हिंद यूरोपीय या फिर इंडो यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित है। यहाँ पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगला, तो बंगला भी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित है। यहाँ नेपाल में बोली जाती है नेपाली, तो नेपाली भी हिंद यूरोपीय या फिर इंडो यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित है। तो यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि नीशी भाषा किस भाषा परिवार में बोली जाती है? तो आपका जवाब होगा ये या तो चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से बोली जाती है। आप मुझे ये बताइए मोनपा भाषा, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये भी चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से संबंधित है। आदि भाषा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही बोली जाती है आदि ट्राइब द्वारा, तो ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ये भी चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही मिश्मी जनजाति रहती है जो कि मिश्मी भाषा बोलती है, तो ये मिश्मी भाषा जो है ये किस भाषा परिवार से संबंधित होगा? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज। यहाँ मणिपुर में बोली जाती है मणिपुरी, तो मणिपुर की जो मणिपुरी है ये किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज। लूशई भाषा या फिर मिजो भाषा, यहाँ मिजोरम में बोली जाती है लूशई भाषा या फिर मिजो भाषा, तो फिर लूशई भाषा या फिर मिजो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज। यहाँ त्रिपुरा में कोक बरोक भाषा बोली जाती है, तो कोक बरोक भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज। यहाँ असम में दो भाषाएं बोली जाती है, एक असमिया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है। वहीं बोडो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वहीं बोडो भाषा चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से संबंधित है। लेप्चा, लेप्चा कहां बोली जाती है? सिक्किम में, इस वाले क्षेत्र में, तो ये किस भाषा परिवार से संबंधित होगी? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार से। अब हम बात करते हैं डोगरी भाषा की, तो डोगरी बोली कहां जाती है? डोगरी बोली जाती है कश्मीर में, तो कश्मीर की भाषा है डोगरी, और डोगरी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ये है इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से। यहीं कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी भाषा, तो वो किस परिवार से संबंधित होंगी? वो भी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित होंगी। गढ़वाली भाषा ये कहां बोली जाती है? ये बोली जाती है उत्तराखंड में, तो ये किस परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, तो ये किस परिवार से संबंधित होंगी? ये भी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय से। गोवा में बोली जाती है कोंकणी, तो कोंकणी किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, तो ये किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया, तो वो किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? हिंद यूरोपीय या फिर इंडो यूरोपीय। बंगाल में बोली जाती है बंगला, तो ये किस भाषा परिवार से संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। बिहार और यूपी के क्षेत्र में बोली जाती है मैथिली, तो ये किस भाषा परिवार संबंधित होंगी? ये भी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया, तो ये किस भाषा परिवार संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। यहाँ नेपाल में बोली जाती है नेपाली, तो ये किस भाषा परिवार संबंधित होंगी? इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय। उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में, यानी इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र में बोली जाती है संथाली, तो ये किस भाषा परिवार संबंधित है? मैंने आपको बताया था हो, कोरकू, मुंडा और संथाली। कौन सी? मुंडा और संथाली। ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक।
कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक। समझ में आया? इन 4 भाषा को आप याद रख लीजिए, बस इससे ही आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो मैंने आपको 4 भाषा परिवार बताए थे। कितने? 4। इंडो यूरोपीय या हिंद यूरोपीय, द्रविड़ भाषा परिवार, फिर हमने आपको बताया ऑस्ट्रो एशियाटिक, और फिर हमने आपको बताया चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज भाषा परिवार। तो कितनी भाषा परिवार है भारत में? 4। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो हिंदी है भारतीय यूरोपीय, यानी कि भरूपीय, यानी भारतीय प्लस यूरोपीय। भारत और भारत में भाषा का परिवार का कौन सा संयोजन सही नहीं है? यहाँ पे आपको लैंग्वेज दी गई है, उसकी फैमिली दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सा लैंग्वेज किस फैमिली से रिलेटेड नहीं है। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं वो द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित है। ये त्रिपुरी कहां बोली जाती है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा है कहां? त्रिपुरा है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कौन सी भाषा परिवार संबंधित होगा? चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज। और यहाँ पे आपको दिया गया है हिंदी जो है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी जो है वो इंडो आर्यन परिवार भाषा की ही भाषा है। तेलुगु इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। तेलुगु तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, क्योंकि तेलुगु तो दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो कौन सा है? मैंने आपको बताया था इंडो आर्यन, हिंद यूरोपीय या फिर भरूपीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में बोले जाने वाली भाषा परिवार कौन कौन सी है? तो यहां पे आपको भाषा परिवार को सिलेक्ट करना है जो कि भारत में बोली जाती है। तो मैंने आपको कौन कौन सी भाषा परिवार बताई थी? एक मैंने आपको बताई थी हिंद यूरोपीय। कौन सी? हिंद यूरोपीय। कौन सी? हिंद यूरोपीय। फिर मैंने आपको बताया था द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सी? द्रविड़ भाषा परिवार। फिर मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक। फिर मैंने आपको बताया था कौन सी? चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत ये बोल लीजिए, या फिर तिब्बती बर्मीज। चीनी तिब्बत या फिर तिब्बती बर्मीज, ये 4 भाषा मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये 4 भाषा परिवार कहां पे देखने को मिल रहा है? तो ये आपको देखने को मिल रहा है चौथे ऑप्शन में। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रो एशियाटिक को ही हम आग्नेय परिवार बोलते हैं, और भरूपीय को ही हम भारतीय यूरोपीय भी बोलते हैं, और चीनी तिब्बत और द्रविड़ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी इंडो आर्य या फिर हिंद यूरोपीय या फिर भरूपीय परिवार से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कैसे था, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, 1 सही है, इसका आंसर 1 सही है, इसका आंसर 1 और 2 सही है, इसका आंसर 1, 2 और 3 सही है, इसका आंसर सभी सही है। ठीक है, इसका आंसर सभी सही है। ये ऐसे पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी वो हिंद यूरोपीय या फिर इंडो यूरोपियन परिवार भाषा में बोली जाती है। फिर हमने पढ़ा नेपाली, जो कि नेपाल में बोली जाती है, और ये इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा का ही पार्ट है। फिर मैंने आपको बताया था कि असमिया को आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक अपवाद है, ये नॉर्थ ईस्ट में होने के बाद भी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा में बोली जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि पंजाबी भी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी सही। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा इंडो आर्यन परिवार भाषा से जुड़ी हुई नहीं है? तो इसका आंसर है मुंडा। मुंडा कौन से परिवार भाषा से संबंधित है? यह है ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भाषा से संबंधित है मुंडा। और पंजाबी, डोगरी, असमिया ये सारी इंडो यूरोपीय या फिर हिंद यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित है। भारत में बोलने के आधार पर भरूपियन परिवार का कितना प्रतिशत है? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था 73 से 75% जनसंख्या भरूपीय या फिर भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा को बोलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा 3rd। अब यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कौन सा भाषा परिवार किस क्षेत्र में बोला जाता है और किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें पूछा गया है कि 1 सही है या 2 सही है, यानी 1 सही है या 2 सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है। 1 सही है या 2 सही है, या फिर 1 या 2 दोनों सही है, या फिर 1 या 2 दोनों गलत है। आपको इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देना है। ठीक है, आपको बताना है कि कन्नड़ किस भाषा परिवार संबंधित है और मलयालम किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लो कि क्वेश्चन आता कैसे है। ये उड़िया भाषा किस परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन। संस्कृत किस भाषा परिवार संबंधित है? इंडो यूरोपीय। तेलुगु किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़। समझ में आया? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आप 2024 का CHSL का पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनको मैंने 1 लाइन फॉर्मेट में लिख दिया है और ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। संस्कृत, कोंकणी, मराठी, असमिया, उर्दू, हिंदी, बंगला, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी, ये सभी इंडो यूरोपीय परिवार भाषा से संबंधित है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो द्रविड़ भाषा परिवार से पूछा जाएगा
जाएगा या फिर इंडो यूरोपीय परिवार भाषा से पूछा जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने आपको बता दिया कि इनको याद कैसे रखना है। इनको याद रीजन वाइज रखना है। दक्षिण भारत के अंदर कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तिब्बती बर्मीज या फिर तिब्बती चाइनीज। और ऑस्ट्रो एशियाटिक की 4 भाषाएं बताई थी, हो, कोरकू, मुंडा और संथाली। और बाकी जितनी भी बच गई वो हिंदू यूरोपीय या फिर भरूपिया परिवार से। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यह भी याद रखना होता है कि कौन सी भाषा किस भाषा लिपि में लिखी जाती है। तो इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई भी तरीका बना लो। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत, ठीक है। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यहाँ पे मणिपुरी नहीं है, मराठी है, तो यहां से आप नमक याद कर सकते हैं। फिर डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डीबीएमएस, और फिर भोजपुरी, पाली और नागपुरी यानी कि बीपीएन। इस तरीके से याद कर लो। इसको किसी भी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ जितनी भी भाषाएं लिखी गई है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में जो भी भाषाएं लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर, यानी इधर से इधर की ओर। और उर्दू के अंदर जितनी भी भाषाएं लिखी जाती है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी इधर से इधर की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका आंसर है देवनागरी। बस यहाँ जितनी भाषाएं लिखी गई है यही आपके एग्जाम में आएगा। जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है बस उतना पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे टिक हो जाएंगे। चलिए अब भाषा से रिलेटेड कुछ संस्था और उसके संस्थापक को देख लेते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपके एग्जाम में या तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑप्शन में मिलेगा या फिर आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑप्शन में मिलेगा, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में। कहां पे? वाराणसी में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये कहां पे है? ये है महाराष्ट्र के वर्धा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कहां पे? मद्रास में। कब की थी? 1918 में। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, जिसको बोलते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली के अंदर। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? ये भी दिल्ली में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये था सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये कहां पे है? ये है मैसूरू में। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। आपके संस्कृत भाषा के संस्था से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। फिर बनेगा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। फिर आपको याद रखना है जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में, कब? 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पे? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने। कब? 1791 ईस्वी में, जिसका नाम बदलकर 1794 ईस्वी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसीलिए आपके एग्जाम में कहीं कहीं 1791 ऑप्शन में होता है और कहीं कहीं आपको 1794 ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको यहाँ पे संस्कृत के 3 यूनिवर्सिटी बताई। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। फिर मैंने आपको बताया नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। फिर मैंने आपको बताया जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और जिसका नाम 1794 ईस्वी में बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। उसके बाद हम और 3 इंस्टीट्यूट को पढ़ते हैं। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय जिसको इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है। उसके बाद मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय जो कि हैदराबाद तेलंगाना में ही है, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। फिर राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन संस्थान, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। चलिए कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। उदंत मार्तंड जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना जुगल किशोर जी ने कहां पे की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 1826 ईस्वी में। फिर आपसे पूछेंगे भारत के अंदर छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, लेकिन भारत के अंदर छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था बंगाल गैजेट। कौन सा? बंगाल गैजेट। और जिसकी स्थापना किसने की थी? जेम्स हिक्की नाम के एक अंग्रेज ने की थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में छपता था। ये कब की गई थी? 1780 ईस्वी में। उदंत मार्तंड की स्थापना कब की गई थी? 1826 ईस्वी में। किसने की थी? जुगल किशोर जी ने। वहीं आपसे पूछेंगे बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स हिक्की ने। इतनी चीजें क्लियर है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। यहां पे आपसे पूछा गया है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां है? वो भी है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1794 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी?
आपको ऑप्शन में या तो 1791 देखने को मिलेगा या तो आपको ऑप्शन में 1794 देखने को मिलेगा। 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, जिसका 1794 ईस्वी में नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। फिर वहीं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। कहां पे? मद्रास में। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहां पर है? ये है मैसूरू में। कहां पर? मैसूरू में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल वाला, तो नेशनल वाला कहां है? वो है तिरुपति में। अगर मैं पूछूं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वो कहां है? वो है न्यू दिल्ली में। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में एनी बेसेंट की कौन सी एक उपलब्धि थी? तो कौन सी उपलब्धि थी? उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मैंने क्या बोला था आपको? या तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑप्शन में मिलेगा या तो आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑप्शन में मिलेगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने के लिए निश्चित मापदंड स्थापित करने का प्रयास किया था? याद कीजिए, मैंने आपको 2 समिति बताई थी। एक बताई थी पहवा समिति और एक बताई थी सीताकांत मोहपात्रा समिति। तो इसका सही आंसर है पहवा समिति। राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन संस्थान, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। कब स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1994 में। वही यहां पे पूछा गया है कि सिंधी भाषा संवर्धन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हिंदी भाषा के प्रमोशन के लिए कहां पे की गई थी? वो महाराष्ट्र के वर्धा में की गई थी। कब की गई थी? 1997 में। कब? 1997 में। और महात्मा गांधी ने एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? वो थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। कब की थी? 1918 में। कहां पे की थी? मद्रास में। तो ये थे आपके एग्जाम में पूछे गए भाषा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको इन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और खुद से नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको भाषा से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो के जरिए सभी कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।